सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप जी के एमसीक्यू जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज हम यहाँ डिटेल में पढ़ने वाले हैं ताकि इससे संबंधित और भी कोई क्वेश्चन अगर पेपर में पूछे जाते हैं तो आप आसानी से हल कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं आज का हमारे इस जी के स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जेनेवा शहर में स्थित है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड देश में स्थित है। अब इसकी जो स्थापना है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। ये भी याद में रख लेना स्थापना दिवस कब हुआ था। तो अब अगला पॉइंट है कि 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए हम 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में। अब वर्तमान में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में 194 सदस्य देश है, 194 सदस्य देश है WHO में। तो ये सभी पॉइंट्स को याद में रख ले। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति को शपथ की पद दिलाते हैं मुख्य न्यायाधीश। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पद की शपथ दिलाते हैं। यदि मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है, याद में रख लेना है कि अगर मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश यानी सीनियर मोस्ट जज राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। याद में रख लेना है, मुख्य न्यायाधीश अगर उपस्थित नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश उन्हें शपथ दिलाते हैं। अब यह जो शपथ है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 के तहत ली जाती है। याद में रख लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राष्ट्रपति का जो शपथ है वो संविधान के अनुच्छेद 60 के तहत ली जाती है, याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान राज्य में। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान राज्य में लागू की गई थी। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट पे बात करते हैं कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में लागू की गई थी। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में इसका उद्घाटन किया था। अब ये आधार क्या बना था? तो आधार बना था कि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों पर इसे लागू किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिशों पर पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था राजस्थान में। अब इसके बाद आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य था जहां पर इस व्यवस्था को लागू किया गया, तो वो था 11 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था। तो ये सभी पॉइंट अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रिवॉल्यूशंस का संबंध किससे है? तो वो है दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो दूध उत्पादन से है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं कि श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो दूध से है। इसे ऑपरेशन फ्लड के रूप में भी जाना जाता है, याद में रख लेना है। श्वेत क्रांति और ऑपरेशन फ्लड एक ही नाम है, यानी दोनों का मतलब एक ही है। अब श्वेत क्रांति 1970 में भारत के राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा? 1970 में भारत के राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा इसे शुरू की गई थी। अब डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। याद में रख लेना है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक मानते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लेते हैं कि बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। यह नदी नेपाल से निकलकर बिहार में बहने वाली यह नदी अपने मार्ग बदलने की प्रकृति और विनाशकारी बाढ़ लाने के कारण उत्तरी बिहार में तबाही लाती है।
तो ये कोसी नदी की जो प्रकृति है वो मार्ग बदलने की है और एक विनाशकारी बाढ़ लाने की है, जिस वजह से इसे बिहार का शोक कहा जाता है। यह नदी जो है वो तिब्बत और नेपाल के हिमालय क्षेत्र से निकलती है, तिब्बत और नेपाल के हिमालय क्षेत्र से। अब यह नेपाल से होकर बिहार में प्रवेश करती है, जहां इसे सप्तकोसी नाम से जाना जाता है। नेपाल से होकर बिहार में प्रवेश करती है, जहां इसे सप्तकोसी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो सही जवाब है महात्मा गांधी जी ने दिया था करो या मरो का नारा। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं कि महात्मा गांधी ने करो या मरो का प्रसिद्ध नारा दिया था। याद में रख लेना है, महात्मा गांधी जी ने प्रसिद्ध नारा जो था करो या मरो का दिया था। अब यह नारा उन्होंने 8 अगस्त 1942 को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करते हुए दिया था। याद में रख लेना, यह नारा जो था वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा दिया गया नारा था करो या मरो का। अब इसका मतलब था कि गांधी जी ने कहा था, इसका मतलब है हम या तो भारत की आज़ादी कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे, हम अपनी गुलामी को जिंदा नहीं देखेंगे। ऐसा इस संदर्भ में उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो होती है यकृत ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत ग्रंथि। अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं कि मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो यकृत ग्रंथि है, जो कि हमारे अंदर की सबसे बड़ा अंग भी, आंतरिक अंग है। यकृत हमारा सबसे बड़ा आंतरिक अंग भी है। यह एक प्रमुख पाचन ग्रंथि है जो पेट के दाहिने ओर ऊपरी हिस्से में स्थित होती है। याद में रख लेना है। अब इसका जो कार्य है वह पित्त का स्त्राव करना, वसा का पाचन, चयापचयन और रक्त को शुद्ध करना होता है यकृत का काम, लीवर का काम। अब यह यकृत जो है वो पित्त का उत्पादन करता है और इसे डिटॉक्सिफिकेशन यानी विसहरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी यह करता है, यानी इसे डिटॉक्सिफिकेशन केंद्र भी कहा जाता है यकृत को। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शुक्र ग्रह। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं कि शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह। अब इसका कारण है कि इसकी सतह पर सल्फ्यूरिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड के बादलों की मोटी परत है, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होता है। याद में रख लेना है। सूर्य के सबसे नज़दीक वाला जो ग्रह है वो बुध ग्रह है। इसके बावजूद भी बुध शुक्र से ठंडा है, यानी शुक्र की तुलना में वह ठंडा है। तो शुक्र गर्म क्यों है? क्योंकि वहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड के बादल की एक मोटी परत है जो कि ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट उत्पन्न करते हैं, जिस वजह से सौरमंडल का जो सबसे गर्म ग्रह है वो शुक्र ग्रह होता है। अब इसका जो औसत तापमान है वो होता है 464 डिग्री सेल्सियस से 480 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ का तापमान होता है, जो कि एक शीशे को भी पिघलाने के लिए पर्याप्त है, इतना टेम्परेचर। अब अगला प्रश्न है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है असम राज्य में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न और काफ़ी बार आया हुआ है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम राज्य में स्थित है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। यह पूर्वोत्तर भारत में असम के कार्बी आंगलोक जिले में गोलाघाट और नावाघाट में स्थित है। याद में से रख लेना है। यह उद्यान विशेष रूप से एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये भी याद में रख लेना है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध उद्यान है। अब यह जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। याद में रख लेना, ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। अब इसे 1985 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया हुआ है। याद में रख लेना है, 1985 में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया हुआ है। अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर थे। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय जो थे वो रविंद्रनाथ टैगोर थे।
तो भारत में पहले नोबेल पुरस्कार जीतने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर थे। उन्हें 1913 में उनकी प्रसिद्ध काव्य रचना गीतांजलि पुस्तक के लिए उन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। याद में रख लेना है कौन सा क्षेत्र था, वो साहित्य का क्षेत्र था, और 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब नोबेल पुरस्कार जीतने वाले वे पहले एशियाई और गैर यूरोपीय व्यक्ति भी थे। याद में रखना है, पहले एशियाई और पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति थे रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है कि भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय यानी विदेशी कौन थे? तो वो थे खान अब्दुल गफ्फर खान। भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय थे खान अब्दुल गफ्फर खान। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं कि भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय थे खान अब्दुल गफ्फर खान, जिन्हें 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब खान अब्दुल गफ्फर खान को सीमंत गांधी यानी फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। याद में रख लेना है, सीमंत गांधी या फ्रंटियर गांधी भी उन्हें कहा जाता है। अब जो दूसरे व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार भारत रत्न दिया गया, वो थे नेल्सन मंडेला, जिन्हें 1990 में ये पुरस्कार मिला था भारत रत्न, जो कि दूसरे विदेशी व्यक्ति है जो कि दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति थे। अब भारत रत्न जो है वो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है, ये भी याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार यानी RTI किस वर्ष लागू हुआ? तो सही जवाब है इसका 2005 में लागू हुआ था। सन 2005 में RTI को लागू किया गया। अब हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे बात करते हैं कि सूचना का अधिकार यानी RTI अधिनियम मुख्य रूप से 12 अक्टूबर 2005 को पूरे भारत में लागू किया गया था। 12 अक्टूबर 2005 को। अब RTI विधेयक जो था भारत की संसद द्वारा 15 जून 2005 को पारित किया गया था। याद रखना है 15 जून 2005 को पारित किया गया RTI और इसे लागू किया गया 12 अक्टूबर 2005 को। अब यह कानून जो है सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी मांगने का अधिकार देता है। यानी इसका मुख्य उद्देश्य था ट्रांसपेरेंसी लाना सरकारी कामकाज में। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश है वो सारनाथ में दिया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास सारनाथ में दिया था। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी और जो अपना पहला उपदेश है उन्होंने सारनाथ में दिया था। अब गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश गौतम बुद्ध के पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। याद में रख लेना है, गौतम बुद्ध के पहले उपदेश को कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। अब गौतम बुद्ध जो है वो संसार प्रसिद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक भी माने जाते हैं, इसे याद में रख लेना है। और सारनाथ में सम्राट अशोक ने यानी मौर्य सम्राट अशोक ने अशोक स्तंभ का भी निर्माण करवाया था, जिसे सारनाथ स्तंभ भी कहते हैं। और वो गौतम बुद्ध के पहले उपदेश की याद में उन्होंने अशोक स्तंभ का निर्माण करवाया था। इसे भी अच्छी तरह से याद में रख लेना है। और गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश है वो पाली भाषा में दिया था। याद में रख ले, गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश है वो पाली भाषा में दिया था। अगला प्रश्न है नीली क्रांति यानी ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब है मछली उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से है नीली क्रांति का संबंध। तो नीली क्रांति का जो संबंध है वो मत्स्य उत्पादन यानी फिश फार्मिंग के क्षेत्र से है। भारत ने इसे 7वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1985 से 1990 के दौरान मछली और समुद्री उत्पादनों के उत्पादन में तेजी लाने के लिए किया था। याद में रख लेना है नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से यानी मछली फार्मिंग से है, जो कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में इसे लाया गया था, शुरू किया गया था। अब डॉक्टर हीरालाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्णन को भारत में नीली क्रांति का जनक माना जाता है। याद में रख लेना है डॉक्टर हीरालाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्णन को नीली क्रांति का जनक कहते हैं। इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है, ये इम्पोर्टेंट है। अब अगला प्रश्न है कि भारत में GST कब लागू किया गया था? तो वो था 1 जुलाई 2017 को। भारत में GST 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया।
अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर बात करते हैं कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी जो है वो लागू किया गया 1 जुलाई 2017 को। इम्पॉर्टेंट है, 1 जुलाई 2017 को। इसे 101 संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत लागू किया गया था। अब भारत में हर साल 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। भारत में हर साल 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। भारत में जीएसटी विधेयक को पारित करने वाला पहला राज्य था असम। भारत में जीएसटी विधेयक को पारित करने वाला पहला राज्य था असम, फिर दूसरा बना बिहार। अब दुनिया में पहले फ्रांस में 1954 में जीएसटी लागू किया गया था, याद में रख लेना है। अब भारत का जीएसटी मॉडल जो है वो कनाडा के मॉडल पर आधारित है। तो ये सभी पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्वेश्चन आएंगे तो इन्हीं में से आएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये स्थित है न्यूयॉर्क शहर में। यूएनओ का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क शहर में। तो अब इस पॉइंट पे बात कर रहे थे कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अब संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना है वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। ये भी आज गाइस याद में रख लेना है, 24 अक्टूबर 1945 को ये भी क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में। अब यहाँ 51 संस्थापक देशों के साथ शुरू हुआ इस संगठन में वर्तमान में 193 देश सदस्य है। याद में रख लेना है, 193 सदस्य देश है। शुरू में 51 देशों ने इसे शुरू किया था मिलकर, अभी वर्तमान में 193 देश इसके सदस्य हैं। अब संयुक्त राष्ट्र दिवस हम हर साल 24 अक्टूबर को मनाते हैं, ये भी पॉइंट अच्छी तरह से याद में रख लेना है। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस। अगला प्रश्न है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो इसका सही जवाब है महानदी पर बना हुआ है। हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर बना हुआ बांध है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं कि हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर बना हुआ बांध है जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये भी याद में रख लेना है कि ये है उड़ीसा राज्य में स्थित। अब भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, याद में रख लेना है। भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो है हीराकुंड बांध। अब हीराकुंड बांध भारत के उड़ीसा राज्य में संबलपुर के पास स्थित है। उड़ीसा राज्य के संबलपुर के पास स्थित है। अब इसका निर्माण जो है 1948 में शुरू हुआ था और 1953 में पूरा हुआ था। याद रखना, लगभग 5 साल इसको लगे निर्माण होने में। अब फिर 13 जनवरी 1957 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। याद में रख लेना है, 13 जनवरी 1957 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। अब अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? तो वो हुआ था तारापुर में। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित हुआ था तारापुर में। तो इसे पॉइंट्स याद में रख लेते हैं कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब इसकी जो स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1969 को हुई थी। याद में रख लेना है कि प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र की जो स्थापना है वो हुई थी 28 अक्टूबर 1969 को। अब यह भारत का पहला व्यावसायिक परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। याद में रख लेना है। अब इसका जो संचालन है वो भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम द्वारा किया जाता है। इसका संचालन भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो वो टोटल 8 राज्य है। कर्क रेखा जो है वो टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रख लेते हैं कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा, अब ये 8 राज्य कौन से हैं? तो वो है लाइन वाइज अगर हम बात करें तो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य है जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अब भारत में जो कर्क रेखा की लंबाई है वो कुल है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर है कर्क रेखा की लंबाई। अब इस सबसे लंबा हिस्सा ये मध्य प्रदेश में है। कर्क रेखा का सबसे लंबा हिस्सा जो है वो मध्य प्रदेश में है। अब माही नदी जो है वो इकलौती ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। माही नदी जो है वो इकलौती ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है।
अगला प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो वो आता है अनुच्छेद 21A के तहत। शिक्षा का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 21A के तहत आता है। तो शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत एक मौलिक अधिकार है। याद में रख लेना है कि जो शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। अब 86वें यानी 86th संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। अब 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। याद में रख लेना है कि ये अधिनियम जो है वो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। यह जो है वो 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ था, यानी जो प्रभाव हुआ इसका वो 1 अप्रैल 2010 से हुआ। अब अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उलर झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है उलर झील। तो अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स याद रख लेते हैं कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वो है उलर झील। यह जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले में स्थित है। याद रखना है, यह जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले में स्थित है। इसे झेलम नदी से पानी मिलता है। उलर झील को झेलम नदी से पानी मिलता है और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 189 वर्ग किलोमीटर। 189 वर्ग किलोमीटर है उलर झील का क्षेत्रफल। याद में इसे अच्छी तरह से रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लैक्टोमीटर से। दूध की जो शुद्धता है वो लैक्टोमीटर द्वारा मापी जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि दूध की शुद्धता मुख्य रूप से लैक्टोमीटर नामक यंत्र से मापी जाती है। यह उपकरण दूध के घनत्व यानी उसकी जो डेंसिटी और अपेक्षित गुरुत्व यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी की जांच कर उसमें पानी की मिलावट का पता लगाता है। याद में रख लेना है कि यह जो उपकरण है वो दूध में पानी की मिलावट का पता लगाता है। लैक्टोमीटर जो है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा समताप मंडल में। ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि ओजोन जो है वो समताप मंडल में स्थित है। ओजोन परत मुख्य समताप मंडल में स्थित होती है, जिसकी ऊंचाई होती है लगभग 15 किलोमीटर से 30 से 40 किलोमीटर तक होती है समताप मंडल। अब इसका जो मुख्य कार्य है वो सूरज की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करना होता है। सूर्य की जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें आती है, UVB रेज जो आती है, उसे अवशोषित करना होता है ओजोन का काम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंग ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करते हैं कि विंग ऑफ फायर भारत के पूर्व राष्ट्रपति और प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। अब इस पुस्तक के सह लेखक थे अरुण तिवारी। याद में रखना, इस पुस्तक के जो सह लेखक थे वो थे अरुण तिवारी और विंग ऑफ फायर जो है वो 1999 में प्रकाशित हुई थी। सो याद में रखना है, विंग्स ऑफ फायर जो है वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है जो कि उनके द्वारा लिखी गई है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो इसका सही जवाब है ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करते हैं कि गायत्री मंत्र मुख्य रूप से ऋग्वेद में वर्णित है। यह ऋग्वेद के तीसरे मंडल 62वें सक्त का 10वां मंत्र है। यह मंत्र प्राचीन सूर्य देवी सावित्री को समर्पित है। गायत्री मंत्र जो है वो सूर्य देवी सावित्री को समर्पित है। इसे सावित्री मंत्र भी कहा जाता है। याद में रख लेना है कि गायत्री मंत्र को सावित्री मंत्र भी कहते हैं। अब इसके जो रचयिता है वो है ऋषि विश्वामित्र। गायत्री मंत्र के रचयिता है महर्षि विश्वामित्र। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है GV मावलंकर।
लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? जी.वी. मावलंकर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करते हैं कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसे काफ़ी बार पेपर में बार बार पूछा गया है। अब उन्होंने 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक कार्य किया, याद में से रख लेना है। इन्हें लोकप्रिय रूप से दादा साहेब कहा जाता था। जी.वी. मावलंकर को लोकप्रिय रूप से दादा साहेब कहा जाता था। जी.वी. मावलंकर को लोकसभा का जनक भी कहा जाता है। ये नया बात है और ये नई पॉइंट्स है कि जी.वी. मावलंकर को लोकसभा का जनक भी माना जाता है। अगला प्रश्न है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करते हैं कि कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। अब इसके जो निर्माण है वो किया था राजा नरसिंहदेव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में किया था। याद में रख लेना है, राजा नरसिंहदेव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। अब यह काले ग्रेनाइट से निर्मित होने की वजह से इसे काला पैगोडा यानी ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। यह काला ग्रेनाइट से निर्मित होने के साथ इसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। अब इसे 1984 में यूनेस्को विश्व धरोहर के रूप में भी घोषित किया है। ये भी याद में से रख लेना है। तो ये सभी पॉइंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। अगला प्रश्न है कि कालिदास किस शासक के दरबार से संबंधित थे? तो वो विक्रमादित्य के दरबार से संबंधित थे। कालिदास जो थे वो विक्रमादित्य के शासन से संबंधित थे। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि महान संस्कृत कवि और नाटककार कालिदास गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है, उसके दरबार से संबंधित थे। अब इनकी जो उपाधि थी वो थी राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। कालिदास जो थे वो राजा विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। कालिदास को उनकी उत्कृष्ट काव्य शैली के लिए भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। ये भी याद में रख लेना है कि उनकी उत्कृष्ट काव्य शैली के लिए उन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहते हैं। अब प्रमुख रचनाएं क्या थी? तो वो थी अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम और रघुवंशनम। ये थी उनकी प्रमुख रचनाएं, तो याद में रख लेना है ये सभी पॉइंट्स। नेक्स्ट है कि एनएसजी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो वो आता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। याद में रख लेना है कि एनएसजी जो है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना यानी एनएसजी की स्थापना हुई थी 1984 में, गृह मंत्रालय के अधीन है। अब राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को ब्लैक कैट्स के रूप में भी जाना जाता है। याद में रख लेना है, ब्लैक कैट्स के रूप में से हम जानते हैं। अब इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। एनएसजी का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। अब एनएसजी का प्राथमिक उद्देश्य आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान चलाना है। आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान चलाना है किसका उद्देश्य? तो वो एनएसजी का ये प्राथमिक उद्देश्य है। अगला प्रश्न है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो बेंगलुरु में स्थित है। इसरो का मुख्यालय स्थित है बेंगलुरु शहर में। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करते हैं तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय बेंगलुरु के कर्नाटक राज्य में स्थित है। बेंगलुरु शहर में के कर्नाटक राज्य में स्थित है। अब भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो जनक है वो है डॉक्टर विक्रम साराभाई। अब भारत का जो पहला उपग्रह आर्यभट्ट था जिसे प्रक्षेपित किया गया था 1975 में, यानी भारत का पहला उपग्रह है आर्यभट्ट उपग्रह, जिन्हें रूस के साथ में मिलकर 1975 में इन्हें प्रक्षेपित किया गया था। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हमने ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे और उन्हें डिटेल में देखे ताकि अगर उससे कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो हम आसानी से उत्तर दे सकते हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से रोज़ाना जीके की प्रैक्टिस करते रहे, क्योंकि हम यहाँ ऐसी प्रैक्टिस करते हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है और ये सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं।
और चांस है कि आने वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो सकती है। तो सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है।